हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं, जो 11th क्लास की हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी उसका हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट का। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारी फिजिक्स क्या होती है और उसकी कितनी ब्रांचेज होती हैं, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, उनके बारे में हमने डीपली डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट, कि यूनिट का सिस्टम क्या है, यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों यूज़ करते हैं यूनिट को। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, जैसे हम अगर कोई चीज़ लेके चलें, हम जैसे मान लो हमने गेहूँ ले ली, तो गेहूँ को हम कैसे मेजर करेंगे। तो गेहूँ को मेजर करने के लिए एक यूनिट चाहिए ना। तो हमने क्या किया, गेहूँ को उसके मास के अकॉर्डिंग मेजर किया, कि जो उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग, कि उसका जो वेट है वो कितना है, 1 किलोग्राम है। तो उस 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो ये किलोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, एक यूनिट होती है। तो अब ज़रूरत क्या थी इसकी 1 किलोग्राम की। क्या होता है, जब हम जो लॉर्ड केल्विन थे उन्होंने बोला था कि हमें जो यूनिट है, जो मेजरमेंट है, उसकी ज़रूरत क्यों है। अगर मान लो हमें किसी चीज़ की नॉलेज है और जब तक हम उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तब तक उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही तब तक हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि हमें कुछ पता है। ठीक है, तो उसको नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, और मेजरमेंट से ही हमारे पास सिस्टम आया किसका, यूनिट का। ठीक है, तो अब जो ये मेजरिंग प्रोसेस है, मीन्स जो कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए। तो उसी के लिए हमारे पास जो इंट्रोड्यूस हुआ वो था सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब जो ये है मेजरिंग प्रोसेस, ये मेनली है क्या चीज़, ये एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन मीन्स कोई एक हमने कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली, हमने जैसे 1 किलोग्राम ले लिया, अगर इसकी कंपैरिजन में हम और गेहूँ हैं जो हमारे पास पॉलिथीन के अंदर, ठीक है, उनको अगर हम मेज़र करें, कोई हमारे पास 0.5 किलोग्राम है, कोई 0.2 किलोग्राम है, तो मीन्स जो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया वो क्या किया, 1 किलोग्राम। उसके कंपैरिजन में हम ऐसी ही यूनिट्स को कंपेयर करते रहे, कंपैरिजन लेते रहे। जैसे इसकी जो सेकंड यूनिट है वो ग्राम है, ठीक है, मास की। जैसे हमने क्या किया कि हमारा जो 1 किलोग्राम है वो किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के इक्वल है। तो ये क्या है, एक कंपैरिजन है। ठीक है, तो जो हमारी मेजरमेंट है वो एक कंपैरिजन प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, एक वायर ले ली जो हमारी 3 मीटर की है, ठीक, जो हमारी 3 मीटर की है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसका नाम यहाँ पे आ गए, वो कितने कितने की होगी, 1 मीटर की हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 इंटू 1 मीटर का एक पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो हमारे पास 3 पार्ट थे, कितने कितने के, 1 मीटर के। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे n है वो नंबर्स ऑफ पार्ट्स को डिफाइन कर रहा है, और जो यहाँ 1 मीटर है ये हमारी यूनिट को डिफाइन कर रहा है। तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ जो भी हमारे पास कंपोनेंट है जिसको हमें मेजर करना है वो n लिखेंगे, और उसके इंटू में हम उसकी यूनिट लिख देंगे। ऐसे करके हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक यूनिट का जब दूसरी यूनिट के साथ कंपैरिजन करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 मीटर है, तो 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हम 3 मीटर को क्या लिखेंगे, 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका कंपैरिजन हो गया कि जो हमारी ये 3 मीटर है वो 3 सेंटीमीटर से कितनी बड़ी है, 300 सेंटीमीटर बड़ी है। ठीक है, या फिर 300 टाइम 300 गुना बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो मेजरमेंट का सिस्टम था। अब जो हमारे W.S. फ्रैंकलिन थे, उन्होंने कहा था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए यंग मैन टू एक्वायर फ्रॉम हिज फर्स्ट कोर्स इन फिजिक्स इज़ एन अप्रिसिएट फॉर प्रिसाइज डिटेल। कि अगर एक कोई यंग पर्सन अगर वो कहता है कि मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बारे में प्रिसाइज डिटेल चाहिए, कि एग्जैक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए उसको साथ में उसकी जो क्वांटिटी जिसके बारे में वो बोल रहा है उसके बारे में उसकी यूनिट्स का भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे सर एडिंगटन थे, उन्होंने बोला था, लाइफ वुड बी स्टंटेड एंड नैरो इफ वी कुड फील नो सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड अराउंड अस बियॉन्ड दैट विच कैन बी वे एंड measured with the tool of physicist or described by the symbol of mathematician। कि
हम कैसा फील करेंगे, जो हमारी ज़िंदगी है उसको बोरिंग और बिल्कुल छोटा सा फील करेंगे अगर हम अगर हम जो हमारी मेजरमेंट है या फिर किसी चीज़ को मापने का जो हमारे पास सिस्टम है, अगर हम उस सिस्टम को इग्नोर करते हैं या फिर उसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि जो हमारी लाइफ है उसको मूर्खता में निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स आई, तो जो कुछ हमारे पास बेसिक यूनिट थी जो स्टार्टिंग से ही डिस्कस होती आ रही थी। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ी थी वो पड़ी थी हमें मास की ज़रूरत, कि हम कोई भी चीज़ कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि जब लोग आपस में लेन देन करते थे, गेहूँ दे दी, चावल दे दिया, ठीक है, तो उसके लिए मेजरमेंट चाहिए थी। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था मास। तो मास ऑफ अ बॉडी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, कि उस बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उस क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं मास ऑफ द बॉडी। और कभी भी जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चाहे बेशक से वो 0.00 समथिंग कुछ हो, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल सकते उसको कभी भी। ठीक है, जो मास ऑफ बॉडी है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। देखो हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो हमारा मास है वो क्या होता है, क्वांटिटी जो एक बॉडी कंटेन करके रखती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने कोलगेट का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो जो कोलगेट की हमारे पास वो डिबिया है उसके अंदर जितनी कोलगेट है वो उसका मास है। ठीक है, जितनी अमाउंट है उसके अंदर क्वांटिटी है वही हमारी क्या है, उसका मास है। और मास हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। और जो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो हम यहाँ पे एक 50 किलोग्राम की कोई वस्तु रख देते हैं और यहाँ पे 5 किलोग्राम की, तो इनके बीच में कोई इसके मास की वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसके मास की वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स नॉट अफेक्टेड है ये इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ है कि जो हमारे मास होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के मीन्स 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मास है हमारा इनर्शियल मास या इनर्शिया मास बोल देते हैं, और सेकंड है हमारा ग्रेविटेशनल मास। जो इनर्शियल मास है वो हमारा इनर्शियल बॉडी का होता है, जो मेज़र ऑफ इनर्शिया के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। जब हम इनर्शिया मापते हैं तब इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन हम समझने के लिए इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बॉडी जब रेस्ट पे है, ठीक है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं है किसी भी बॉडी का, तो जब वो रेस्ट में रखी हुई है कोई भी, तो उसका जो मास है उस मास को हम बोलेंगे इनर्शियल मास, रेस्ट मास। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही वो किसी वस्तु के कांटेक्ट में आके अगर वो मूव करना स्टार्ट कर दे या फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ना स्टार्ट कर दे, हो जाए, कुछ मतलब मास में चेंजेस ना आए लेकिन कुछ वैसे ही अदर फिजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएं, तब उसके अंदर क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल मास होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मास को हम समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल मास एक बॉडी का तब बोलते हैं जब उसके ऊपर क्या हो, जो अर्थ है वो फील कर रहा हो, जो अर्थ का पुल होता है, अर्थ खिंचाव करती है ना। अगर हम कोई बॉडी अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, क्योंकि धरती उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे ही अगर हम एक ऑब्जेक्ट है कोई, उसको धरती पर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कौन लगाएगी, धरती लगाएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर वो ग्रेविटेशनल पुल को वहाँ पे फील कर रहा है जो भी हमारे पास बॉडी है, तो वो क्या होगी, हमारा जो उसका मास होगा उस टाइम पे उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल मास। तो ये थे हमारे 2 टाइप ऑफ मास। ठीक है, जो दोनों आइडेंटिकल ही होते हैं और मेज़र करते हैं हम किलोग्राम में, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। और जो इसकी एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, लेकिन अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो ग्राम है। एसआई और सीजीएस के बारे में हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे कि चक्कर क्या है इनका। ठीक है, अगर हमें 1 किलोग्राम को डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो भी हमारी ये डेफिनेशंस हैं टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती रही हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग में हमें दी थी, स्टार्टिंग ओरिजिनली था जो 1 किलोग्राम की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि 1 किलोग्राम वॉज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर। कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो 1 किलोग्राम वाज डिफाइंड as the mass of 1 cubic decimeter of water at 4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स क्या है यहाँ पे कि हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। अब देख, वाटर को तो हम क्यूब की फॉर्म में ले नहीं सकते, या तो उसको किसी कंटेनर में डाल के लेंगे या फिर क्या करेंगे, उसका आइस ले लेंगे।
ठीक है, क्योंकि जो बर्फ़ जमी होती है तो उसका तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का ले सकते हैं ना। तो क्यूब का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और वो क्या है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होएगी। तो हमने एक ऐसा क्यूब ले लिया जिसकी क्या है 1 सेंटीमीटर की जो उसकी साइड थी, ठीक है। और वो किस चीज़ का बना हुआ था, वाटर का था। तो हमने क्या लिया, जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर का एक क्यूब लिया और उस क्यूब का जब हमने मास चेक किया, ठीक है, मीन्स उसको वेट किया, तो वो वेट हमारा कितना था 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम वॉज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, ये डेसीमीटर है। सेंटीमीटर में और डेसीमीटर में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा। जो 1 मीटर होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वैसे ही जो हमारा सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सेंटीमीटर से भी छोटी होती है, वो होती है डेसीमीटर, डेसी सेंटी मिली। तो यहाँ पे जो 1 डेसीमीटर होता है जो, वो इक्वल होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर 1 मीटर के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 1/100, 1/10 मीटर। 1/10 मीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की नहीं, इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो 1 डेसीमीटर की होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब किलोग्राम का कंसेप्ट समझ में आ गया। हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हमारा मास होता क्या है, कितने टाइप के मास हैं, 0 हो नहीं सकता कभी भी, और क्या होगा कि हम जो 1 किलोग्राम अगर मास लेके चल रहे हैं तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है कंसेप्ट ऑफ लेंथ। तो लेंथ, अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम क्या करते हैं, लेंथ किसकी मेज़र करते हैं। या तो तब करते हैं जब हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हम 1 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया, 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया या 3 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो एक तो वहाँ पे हम लेंथ को यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कोई क्लोथ है और उसको हम मेज़र कर रहे होते हैं कि ये 1 मीटर कपड़ा है या 2 मीटर कपड़ा है या 3 मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो लेंथ को हम डिस्टेंस के लिए मेज़र करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ जो लेंथ है हमारा, वो फिजिक्स में आया ही कहाँ से है, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस से आया है। और हमें पता है डिस्टेंस हमारी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में हमें यूज़ करते हैं हम इसका। और क्या बोल सकते हैं, अगर हम इजीली डेफिनेशन दें कि हमारी जो लेंथ होती है उसको अगर इजीली डिफाइन करना, तो क्या बोलेंगे कि कोई भी 2 पॉइंट या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, ठीक है। और जो ये हमारी लेंथ है, इसको हम जो मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। और जो 1 मीटर अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो 1 मीटर को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, 1 मीटर वॉज डिफाइंड एज 1/10 millionth ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर ऑफ अर्थ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है इन्होंने, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ हमारी, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, हमने ये अर्थ ले लिया। अब इसके अंदर क्या है, जो इसका, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और ये यहाँ से लाइन गई हुई है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये है हमारी इक्वेटर। तो इस जो लेंथ है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारे नॉर्थ पोल से लेके और इक्वेटर के बीच की अगर डिस्टेंस, हम उस डिस्टेंस का अगर हम 1/10 मिलियंथ लें, 1/10 मिलियंथ, मिलियन क्या होता है, मिलियन होता है हमारा 10⁻⁶। कोई किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, जैसे मिलियन किलोग्राम ले रहे हैं, 1 मिलियन किलोग्राम ले रहे हैं तो 10⁻6 किलोग्राम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस में मेज़र करें तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका 1/10 लेना है, 1/10 ऑफ मिलियंथ डिस्टेंस फ्रॉम द, जो ये टोटल डिस्टेंस है उसका 1/10 मिलियंथ करना है। तो मीन्स जो मान लो ये डिस्टेंस है हमारी x और इसका 1/10 मिलियंथ करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस हमारी मेज़र करेगी 1 मीटर को। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी मतलब जो डेफिनेशन है ये कन्वीनियंट नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि हमें पता है कि हम नॉर्थ पोल से और जो हमारी इक्वेटर है उसके बीच की डिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डिफ़ाइन करने का एक स्टार्टिंग में उन्होंने एक वे दिया था, एक परिभाषा दी थी। लेकिन टाइम टू टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडिफिकेशन होती रहती है फिजिक्स के अंदर, तो फिर इसमें भी मॉडिफिकेशन हुई थी। बल्कि जो एक मॉडिफिकेशन हुई थी वो 1899 में हुई थी, जो डेफिनेशन है मीटर की उसके उस पर
किसने की थी ये की थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने। ये एक सेंटर है, ठीक है, जो साइंस रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में डिसाइड करता है। तो जो यहाँ पे 1 मीटर को जो डिफाइन किया गया था वो बोला गया था कि जब 2 लाइन हम लेते हैं प्लेटिनम, इन्होंने क्या बोला था कि 1 मीटर वाज देन डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स मार्क्ड ऑन प्लेटिनम इरिडियम बार कैप्ट एट ए कॉन्स्टेंट। हमने क्या किया, एक प्लेटिनम इरिडियम बार ले ली एक, और उसके बीच की जो लाइंस, उसके ऊपर जो लाइंस मार्क कर की होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की हेल्प से हमने क्या किया, मेज़र कर लिया, डिफाइन कर लिया कि 1 मीटर कितना होता है। जो प्लेटिनम इरिडियम की हमने बार ले रखी है, कोई वस्तु ले रखी है, उसके ऊपर जो लाइंस मेजर कर रखी है, जब हमने उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा हुआ है 273 केल्विन पे और प्रेशर उसका 1 बार है, तो उस टाइम जो उसके ऊपर वो लाइन बनी होती है उन लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने मास डिस्कस कर लिया, लेंथ डिस्कस कर ली, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारा टाइम। ठीक है, तो जैसा कि नेक्स्ट यूनिट टाइम जो हमारा टॉपिक है वो टाइम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि फिर हमारी जो वीडियो है वो लेंथी हो जाती है। तो जो टाइम है और जो फंडामेंटल हमारी यूनिट्स हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।